जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। मैं अजय दांगी स्वागत करता हूं आपका इस दिव्यांश विथर यूट्यूब चैनल पर। हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल की सीरीज़ चल रही है और जो टॉपिक है अमेंडमेंट का, इसका ये सेकंड पार्ट है। क्लियर है? हम स्टार्ट करते हैं इसके सेकंड पार्ट को। इससे पहले मैं एक चीज़ बता दूं आपको। आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने क्रैश कोर्स लॉन्च करा है तो मैं यूट्यूब पर वीडियोस नहीं डालूंगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आई एम ऑलवेज स्टे टच विथ यू। मैं हमेशा आपके साथ टच में रहूँगा। ठीक है? मैंने क्रैश कोर्स तो क्यों लॉन्च करा है, इसका एक रीज़न मैंने आपको बताया कि मेरे पास कई सारे लोगों के मैसेज थे। ठीक है कि सर फ्रिक्वेंट क्लासेस लीजिए, रोज़ क्लासेस लीजिए। तो मैंने एक सिलेबस को कंप्लीट करवाने के लिए, एक टोटल सिलेबस को कंप्लीट करवाने के लिए जो रेगुलर क्लासेस का शेड्यूल है, मैंने उसको डिज़ाइन करके क्रैश कोर्स को लॉन्च करा है। दूसरा कारण इसका ये है कि मैंने क्रैश कोर्स को क्यों लॉन्च करा, उसका कारण ये है कि जो एग्ज़ाम है, जो सितंबर में आपका एग्ज़ाम होना है, वो लाइकली टू, मतलब ऐसा मैं सोचता हूँ। और ऐसी कंडीशन देखकर, देश की ऐसी कंडीशन, दिल्ली की आप ऐसी कंडीशन देखिए, और आने वाले टाइम में ये कंडीशन और ज़्यादा ख़राब होगी। ठीक है? तो सितंबर तक बिल्कुल चांसेस हैं कि आपका एग्ज़ाम डिलेड हो या आपका एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो। तो इस कारण से कि अभी आप और भी सारी चीज़ों को क्या कर सकते हो, पढ़ सकते हो, जो चीज़ें आपकी छूटी हैं उनको अच्छे से कर सकते हो। तो मैंने क्रैश कोर्स को लॉन्च करा है कि वहाँ पर हम थोरोली जनरल स्टडीज़ को भी क्या कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं। वो सेक्शन उनके लिए है जो थोड़ा बहुत कमज़ोर हैं, जनरल स्टडीज़ को शुरू से स्टार्ट करना चाहते हैं, उनके लिए। अदरवाइज़ मैं यूट्यूब पे भी आपके साथ हमेशा बना रहूँगा। ठीक है? तो जिन लोगों ने भी हमारी वीडियो नहीं देखी है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की पहले वाली वीडियो, वो प्लीज़ पहले वाली वीडियो को देख कर आइए। इससे पहले मैंने वीडियो में कई सारे इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में बताया था, संविधान संशोधन के बारे में बताया था। आज हम इससे आगे बढ़ते हैं। तो इससे लास्ट वाली वीडियो में मैंने 52 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में चर्चा की थी। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आता है वो है आपका 61 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। एक कमेटी बनी थी इस टाइम जिसका नाम था तारापुर कमेटी। याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट कमेटी है, तारापुर कमेटी बनी। इसकी रिपोर्ट पर इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को लागू करा गया। और इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में जो वोटिंग की एज थी, जो आपकी वोटिंग की एज थी, वोट डालने की जो एज थी, उसको 21 साल से कितना कर दिया गया, 18 कर दिया गया। कितना कर दिया गया? 18। पहले वोटिंग की एज 21 साल हुआ करती थी 1989 से पहले का। तो 60 क्या बोलते हैं आपका 61 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कब आया आपका? 1989 में आया। ठीक है? इसके ज़रिए होता क्या है, आपका जो वोटिंग की एज थी उसको हमने 21 साल से क्या कर दिया गया, 18 साल कर दिया गया। कौन सी एक कमेटी के द्वारा इसको लाया गया? वो थी आपकी तारापुर कमेटी। क्लियर है? ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। तो नेक्स्ट अमेंडमेंट जो इम्पोर्टेंट है वो है आपका 69 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। 69 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ए अमेंडमेंट रिलेटेड है दिल्ली से। दिल्ली को एनसीआर रीजन घोषित करा गया। दिल्ली को क्या करा गया? आपका एनसीआर, नेशनल कैपिटल रीजन दिल्ली क्या करा गया? आपका घोषित करा गया। और वहाँ पर स्टेट असेंबली घोषित की गई। वहाँ पर क्या बनाई गई? आपकी राज्य की विधायिका बनाई गई। क्योंकि आपको याद रखना है, यूटी है दिल्ली, क्या है आपकी क्या बोलते हैं आपकी यूनियन टेरिटरी है। यूनियन टेरिटरी में राज्य, केंद्र शासित प्रदेश है, और केंद्र शासित प्रदेश में विधायिका नहीं होती। तो अब कुछ ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जहाँ पर विधायिका, स्टेट असेंबलीज़ का भी क्या है आपका प्रावधान है। कुछ ऐसे क्या हैं आपके यूटीज़ हैं जहाँ पर विधायिका का भी प्रावधान है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो जम्मू एंड कश्मीर आज के टाइम में ऐसा यूटी है जहाँ पर स्टेट असेंबलीज़ है। दिल्ली ऐसा यूटी है जहाँ पर स्टेट असेंबली है। और पुडुचेरी एक ऐसा यूटी है जहाँ पर क्या है आपका स्टेट असेंबली। तो 3 ऐसी स्टेट असेंबली है जहाँ पर वो यूटीज़ हैं जहाँ पर इनकी खुद की क्या है, स्टेट असेंबली है। तो दिल्ली में स्टेट असेंबली किस एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा बनाई गई। वो कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था? आपका 69 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था। क्लियर है चीज़? तो कई बार आए 69 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किससे रिलेटेड है? दिल्ली से रिलेटेड है। आप इतना याद रखो। अब आता है आपका 71 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 71 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। 71 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में 3 भाषाएं ऐड करी गई, नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी। जो भारत का 8th शेड्यूल है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का 8वीं अनुसूची है, जिसमें अगर मैं बात करूं तो कितनी भाषाएं हैं? 22। कितनी? 22 क्या हैं आपकी भाषाएं हैं। जो पहले कितनी हुआ करती थी आपकी? 14।
स्टार्टिंग में अगर आपसे कोई पूछे कि भारत का जब संविधान बना था तो कितनी भाषाएं थी, तो केवल 14 भाषाएं थी, और आज कितनी भाषाएं आपकी 22 भाषा हैं। तो एक 71 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए इसमें 3 नई भाषाओं को क्या करा गया, आपका जोड़ा गया। कौन कौन सी भाषा थी आपकी, नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी। क्लियर है चीज़। नेक्स्ट पे आता हूँ मैं। नेक्स्ट यहाँ पर मैं 2 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को मिस कर गया, मैं आपको इनको बता देता हूँ, आप इनको लिख लीजिएगा। अगर आप पढ़ रहे हो, अगर आप वीडियो को देख रहे हो तो पॉज करके आप इसको ज़रूर लिख लीजिएगा। सर जो इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था वो था आपका 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, इस पर आप स्टार भी लगा लेना। 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए क्या हुआ सर, जो पंचायती राज था, जो पंचायती राज था, इसको हमने कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया, इसको हमने संविधानिक दर्जा दिया। और संविधानिक दर्जा देने के साथ साथ ही संविधान में 9 कौन सा पार्ट जोड़ा गया, इससे रिलेटेड 9वां भाग जोड़ा गया और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। ध्यान से देखिएगा, 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किससे रिलेटेड है, 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रिलेटेड किससे, आपका पंचायती राज से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, हमने पंचायती राज को क्या दिया, आपका संवैधानिक दर्जा दिया। इससे रिलेटेड हमने संविधान में कौन सा भाग जोड़ा गया, 9वां भाग जोड़ा गया, और साथ ही साथ कौन सी अनुसूची जोड़ी गई, 11वीं। तो इससे 3 फैक्ट तैयार होते हैं। पहला फैक्ट है कौन से संविधान संशोधन के अकॉर्डिंग पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया, तो 73वां संविधान संशोधन था। कौन सी अनुसूची पंचायती राज से रिलेटेड है, तो 11वीं अनुसूची पंचायती राज से रिलेटेड है। कौन सा पार्ट पंचायती राज से रिलेटेड है, तो 9th पार्ट किससे रिलेटेड है, आपका पंचायती राज से रिलेटेड है। तो वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कब आया आपका, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992। कब आया था आपका, 1992 में। क्लियर है। इससे ही रिलेटेड एक और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था आपका 74, ये भी कब आया आपका, 1992 में। 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इसमें म्यूनसिपैलिटीज़ मतलब जो अर्बन लोकल बॉडीज़ होती हैं, म्यूनसिपैलिटीज़ को क्या करा गया, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया। जो आपकी नगर पालिकाएँ होती हैं उनको संवैधानिक दर्जा दिया गया। किस एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा, 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा 1992 में ये आया था। और कौन सी अनुसूची जोड़ी गई, 12वीं अनुसूची संविधान में क्या करी गई, आपकी ऐड करी गई। कौन सी अनुसूची संविधान में ऐड करी गई, आपकी 12वीं अनुसूची संविधान में ऐड करी गई। क्लियर है चीज़। तो 2 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इसमें स्किप हैं आपकी लिस्ट में, आप उनको लिख लीजिएगा इस लिस्ट में, ठीक है, साइड से ऐड कर लीजिएगा। क्लियर है चीज़। इसके बाद एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया जो काफ़ी इंपॉर्टेंट था आपका, इस पर मैंने स्टार भी लगाए हैं, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो कब आया आपका, 2002 में आया। इस एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक खास इसलिए है कि इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से 6 से 14 वर्ष के बच्चों की जो शिक्षा है, 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनकी शिक्षा को पूरी तरह क्या कर दिया गया, निःशुल्क कर दिया गया और कंपलसरी कर दिया गया। मतलब कि एलिमेंट्री एजुकेशन जो है, जो एलिमेंट्री एजुकेशन और 6 से 14 वर्ष के बच्चों को दी जाती है, 8वीं कक्षा तक की जो पढ़ाई है वो पूरी तरीके से क्या थी, अनिवार्य थी, कंपलसरी थी और क्या थी, आपकी फ्री थी। एक कब करा गया आपका, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 में इसको क्या करा गया और इसको एक फंडामेंटल राइट बनाया गया। ध्यान से देखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको क्या बनाया गया, आपका एक मौलिक अधिकार बना दिया गया और इसको किस में शामिल कर दिया गया, 21A में शामिल कर दिया गया। किस में शामिल कर दिया गया, 21A में। और इससे ही संबंधित एक एक्ट पारित हुआ है जिसका नाम है RTE एक्ट। कौन सा एक्ट है आपका, RTE एक्ट, जो कब पारित किया गया आपका, 2009 में। कब पारित किया गया, 2009 में। लागू कब से हुआ आपका, 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। कब से लागू होता है आपका, 1 अप्रैल 2010 से क्या होता है आपका, लागू होता है। क्लियर है ये चीज़, समझ आ गया, फाइन। आगे चलें, नेक्स्ट पे आते हैं हम। नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है आपका 91 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। 91 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रिलेटेड है किससे, आपका कि जो आपकी मंत्री परिषद होगी, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी, उसमें जो मंत्रियों की संख्या है वो 15% से ज़्यादा नहीं होगी। कितने परसेंट से ज़्यादा मंत्री नहीं हो सकते, 15% से ज़्यादा मंत्री नहीं हो सकते। किसमें, आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में। काउंसिल ऑफ, जैसे आप लोकसभा मान लो, लोकसभा की स्ट्रेंथ आपकी 545 है, ठीक है, तो 545 का 15% आप निकाल लो, इससे ज़्यादा मंत्री किस में नहीं रख सकते, आप
काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में क्या नहीं कर सकते, आप रख नहीं सकते। तो आप देखोगे वही 70-75 मंत्री किसमें रहते हैं, आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में रह सकते हैं। फिर डिपेंड करता है किसी भी पार्टी के ऊपर कि कितने सदस्यों को मंत्री बनाती है, पर इस 15% की लिमिट को कोई भी क्रॉस नहीं कर सकता। क्लियर है ये चीज़। तो 91 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किससे रिलेटेड है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से रिलेटेड है। ठीक है, आपको बिल्कुल एग्जैक्टली याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप ये याद रखो कि ये वाला अमेंडमेंट किस एक चीज़ से रिलेटेड है। ये वाला दिल्ली से रिलेटेड है, एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से रिलेटेड है। क्योंकि जब MCQs आते हैं तो यही चीज़ आपसे पूछी जाती है कि बताइए 91 किससे रिलेटेड है, 92 किससे रिलेटेड है, 93 किससे रिलेटेड है। तो इस टाइप की चीज़ों से सिर्फ आपको इतना आइडिया रखना है कि हाँ यार एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इस चीज़ से रिलेटेड है। क्लियर है ये चीज़। सेकंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पे आते हैं हम, नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पे आते हैं। और नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो है आपका 92 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। 92 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में 4 भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। 4 भाषाओं को, 4 कौन कौन सी भाषा थी, बोडो, डोंगरी, मैथाली, संथाली। कौन कौन सी, बोडो, डोंगरी, मैथाली, संथाली, 4 और भाषाओं को भारत की जो 8वीं अनुसूची है, जो कॉन्स्टिट्यूशन की 8वीं अनुसूची है, ठीक है, जिसमें पहले 14 भाषाएं हुआ करती थी, अब टोटल कितनी भाषाएं हैं, जो 8th शेड्यूल है भारत का, जो किससे रिलेटेड है, आपका लैंग्वेज से रिलेटेड है, भाषाओं से रिलेटेड है, उसमें आज के टाइम पे कितनी भाषाएं हैं, 22 भाषाओं का क्या है, आपका जिक्र है। क्लियर है चीज़। कौन सा आर्टिकल रिलेटेड है, आपका 92 आर्टिकल रिलेटेड है, जिसमें 4 भाषाओं को जोड़ा गया। इससे पहले मैंने आपको बताया था लैंग्वेजेस से रिलेटेड 3 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मैंने आपको पढ़ाए। पहला था आपका 21वां संविधान संशोधन, जिसमें सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। फिर 71 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जिसमें आपकी नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी 3 भाषाओं को जोड़ा गया था। और फिर 92 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जिसमें किसको जोड़ा गया था, आपका 4 और भाषाओं को क्या करा गया, आपका जोड़ा गया। क्लियर है। तो 3 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है जो किससे रिलेटेड है, आपकी लैंग्वेजेस से रिलेटेड है, तो आप इनको याद रख सकते हो। अब आते हैं हम 93 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पे। 93 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कब आया, आपका 2005 में। 93 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किससे रिलेटेड है, जो आपके OBC, SC, ST हैं, तो इनसे रिलेटेड है। तो सर 93 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो सरकार को पावर देता है कि वो इन सेक्शंस के लिए क्या कर सकती हैं, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वगैरह है उनमें रिजर्वेशन वगैरह का क्या कर सकती हैं, प्रोविज़न कर सकती हैं। क्लियर है। तो आप इतना याद रख लो, विच इज़ रिलेटेड टू द किससे रिलेटेड है, आपका जो OBC, SC, ST है उनसे रिलेटेड है, और पर्टिकुलरली रिजर्वेशन से रिलेटेड है। OBC का रिजर्वेशन जो है वो इसके अकॉर्डिंग ही 93 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा ही क्या करा जाता है, आपका दिया जाता है। तो पर्टिकुलरली जो आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है इनमें रिजर्वेशन से रिलेटेड है। क्लियर है। अब हम नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पे आते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, क्योंकि अभी हुए हैं जो रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किए हैं। तो यहाँ से कई सारे क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं, नए हैं, बुक में भी काफ़ी कम मिलते हैं, तो मैंने आपके यहाँ पर लिखे हैं, तो आप इनको आराम से लिख सकते हो। कौन सा है, पहला तो 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रिलेटेड किससे है, आपका टेरिटरीज से है। कुछ टेरिटरीज थी, कुछ आपकी क्षेत्र थे जो बांग्लादेश के कब्जे में थे, भारत के कुछ क्षेत्र थे जो बांग्लादेश के कब्जे में थे, इंडिया के कुछ क्षेत्र, बांग्लादेश के कुछ क्षेत्र थे जो इंडिया के कब्जे में थे। तो दोनों ने अपनी अपनी टेरिटरीज का म्यूचुअल ट्रांसफ़र करा। क्या करा कि बांग्लादेश ने हमको कुछ टेरिटरीज दे दी, हमने कुछ टेरिटरीज किसको दे दी, बांग्लादेश ने दी। तो ये टेरिटरी, क्षेत्रों के ट्रांसफ़र से रिलेटेड कौन सा अमेंडमेंट है, आपका 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। क्लियर है। इसके बाद ये 3 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट काफ़ी ज़्यादा प्रमुख है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ध्यान रखना भाई, 2 चीज़ों में मैं आपको डिफरेंस बता देता हूँ। एक होता है बिल और एक होता है एक्ट। देखो, बिल कोई भी, अगर आप रिजोल्यूशन, कोई भी चीज़ अगर आप पार्लियामेंट में रखोगे तो वो बिल के तौर पर रखी जाती है। वो कानून कब बनती है, जब वो पारित होने के बाद राष्ट्रपति के सील सिक्के लग जाते हैं उस पर, बिल रखा जाएगा। बिल अगर पारित हो गया, संसद से अगर वो पारित हो गया और उस पर राष्ट्रपति के सील सिक्के लग गए, तो वो क्या बन जाएगा, एक्ट बन जाएगा। तो इस चीज़ को आप समझना। जो 101 क्या है, आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है। कौन सा है, आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। और बिल कौन सा था, आपका ये 122वां अमेंडमेंट बिल था। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल कौन सा था, 122वां।
कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कौन सा है, 101वां है, जो किससे रिलेटेड है, आपका जीएसटी से रिलेटेड है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स से रिलेटेड है। आप कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज करके बताओगे कि जीएसटी भारत में कब से लागू हुआ, ठीक है, और एक कैसा टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है कि डायरेक्ट टैक्स है, आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताओगे, ठीक है। इसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो है 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, और बिल कौन सा है आपका, 123वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है। इसमें क्या करा गया, जो ओबीसी कमीशन था जो 1993 में बना था, जो आपका पिछड़ा वर्ग आयोग था जो कब बना था, 1993 में बना था, इसको संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। सरकार ने इसको क्या दिया, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस क्या कर दिया गया, आपका ग्रांट कर दिया गया। क्लियर है ये चीज़। तो किससे रिलेटेड है, आपका ओबीसी कमीशन से रिलेटेड है। इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आपका 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, और बिल कौन सा है आपका 124 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है। ये किससे रिलेटेड है, आपका जो आपका इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, जो जनरल कैटेगरी में इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, उसको 10% रिजर्वेशन से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उससे रिलेटेड है, कौन सा आपका 10% रिजर्वेशन, ठीक है। कौन सा आपका अमेंडमेंट एक्ट, आपका 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। क्लियर है ये चीज़। इसके बाद रिसेंटली अभी 104 अमेंडमेंट एक्ट भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने करा है। वो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, पर इसमें क्या करा गया है, जो एंग्लो इंडियन का रिजर्वेशन था लोकसभा में, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या कर दिया है, ख़त्म कर दिया गया है। और रिजर्वेशन किसका था, आपका एससी और एसटी का जो रिजर्वेशन था लोकसभा में, उसको क्या कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया है, उसको एक्सटेंड कर दिया गया है। और रिजर्वेशन एंग्लो इंडियन का क्या था, जो था उसको क्या कर दिया गया है, ख़त्म कर दिया गया है, ठीक है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की सीरीज़ है। इससे आपके सभी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट खत्म हो चुके हैं। आप इनको एक बार 2-3 बार देख लोगे तो आपको लर्न हो जाएंगे। इसके बाहर पेपर में आपसे कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं पूछा जाएगा। थैंक यू सो मच।